Hello everyone, my name is Rahul Kumar Vishwakarma, School of Commerce, Sage University, Bhopal. Today my topic is cost of capital from financial management. So let's start. What is the meaning of cost of capital? Here we can see cost of capital is the rate of return that a firm must earn on its project investment to maintain its market value and attract funds. According to John J. Hampton, cost of capital is the rate of return the firm required from investment in order to increase the value of the firm in the marketplace. Cost of capital is also called as hurdle rate, cutoff rate, target rate, and required rate of return. So exactly what is cost of capital? Cost of capital is minimum required rate of return the firm required फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अगर किसी फर्म ने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और उस इन्वेस्टमेंट के लिए उसने कहीं से फंड को रेस किया है, किसी सोर्स से फंड को रेस किया है, तो उस सोर्स ऑफ फाइनेंस पर उस बिजनेस को जो पे करना है उसे हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंपनी ने लोन लिया है किसी बैंक से 1 करोड़ रुपीज़ का, और उस 1 करोड़ रुपीज़ के ऊपर अगर उसको 10% इंटरेस्ट पे करना है, तो वो 10% इंटरेस्ट उस कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाएगा। इसको हम हर्डल रेट, कट ऑफ रेट और टारगेट रेट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट वी विल सी द एजम्पशंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या एजम्पशंस होते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल में? पहला ये, इट इज़ नॉट अ कॉस्ट एज सच, इट इज़ मर्ली अ हर्डल रेट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कोई कॉस्ट नहीं है, एक हर्डल रेट है। यहाँ पे हर्डल रेट का मतलब ये होता है कि ये हमको इतना ये बताता है कि जब आप किसी भी इन्वेस्टमेंट में, किसी भी बिजनेस में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो इन्वेस्टमेंट अगर आपने किसी सोर्स से फाइनेंस किया है, तो आपको उस बिज़नेस से कितना इनकम अर्न करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया 1 करोड़ रुपीज़ को, और मैंने अगर बिजनेस के लिए लोन लिया है बैंक से, और लोन का इंटरेस्ट है 10%, तो इसका मतलब ये होता है कि मुझे उस बिज़नेस से मेरी जो अर्निंग होनी चाहिए वो मोर देन 10% होनी चाहिए, क्योंकि तब तो मैं अपना 10% का लोन का इंटरेस्ट पे कर पाऊंगा और उसके ऊपर की जो मेरी कमाई होगी वो मेरा अपना प्रॉफिट होगा। तो ये एक हर्डल रेट है जो हमको बताता है कि आपकी जो अर्निंग होनी चाहिए बिजनेस से, वो इस हर्डल रेट से ज़्यादा होनी चाहिए। दिस इज़ द मिनिमम हर्डल रेट विच यू हैव टू अर्न वाइल डूइंग द बिजनेस। ये एक मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है। मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न मतलब इतना तो आपको अर्न करना ही है, क्योंकि ये आपको पे करना है आपके आउटसाइडर्स को। चाहे आप डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट पे करें, चाहे बैंक को इंटरेस्ट पे करें, चाहे आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को आप डिविडेंड पे करें, तो ये सब आपको पे करना है। तो आपकी बिजनेस से जो अर्निंग होनी चाहिए वो इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इतना तो आपको अपनी कैपिटल पे कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। इट कंसिस्ट ऑफ 3 इंपॉर्टेंट रिस्क। यहाँ पे 3 रिस्क की बात की गई है। 3 रिस्क को मिलाकर जो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो बनता है। पहला यहाँ पे जीरो रिस्क लेवल, सेकेंड है बिजनेस रिस्क, थर्ड है फाइनेंशियल रिस्क। सो वी कैन अंडरस्टैंड विद द इक्वेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। Here you can see K is equals to RJ plus B plus F. Here K represents cost of capital, RJ means riskless cost of particular type of finance, B is business risk premium, and F is financial risk premium. Which means if you find out the value of cost of capital, then first you have to take the value of riskless cost. Riskless cost मतलब, मान लीजिए एक इन्वेस्टर है, एक इन्वेस्टर के पास 2 ऑप्शन है पैसे को इन्वेस्ट करने के। पहला ऑप्शन ये है कि वो किसी बैंक में जाकर एफडी कर दे। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो आपकी कंपनी में पैसा लगा दे। अगर वो बैंक में एफडी करता है तो उसको फिक्स रिटर्न कितना मिलना है बैंक से? फॉर एग्जांपल 6% मिलना ही मिलना है। वहाँ पर कोई रिस्क नहीं है, 6% इंटरेस्ट उसको एफडी से मिल जाएगा बैंक से। तो यहाँ पर ये कॉस्ट कौन सी हो गई? रिस्कलेस कॉस्ट। रिस्कलेस कॉस्ट मतलब ऐसी कॉस्ट जिसके लिए इन्वेस्टर ने कोई रिस्क नहीं लिया। सेकेंड थिंग, अगर वही इन्वेस्टर आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है तो वो आपकी कंपनी से क्या डिमांड करेगा?
कि मुझे आप रिस्कलेस कॉस्ट तो प्रोवाइड करिए, क्योंकि इतना तो मुझे बैंक ही दे रही है, तो मैं क्यों ना बैंक में इन्वेस्ट करूं, मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट क्यों करूंगा, आपकी कंपनी मुझे एक्स्ट्रा क्या दे रही है। तो यहाँ पर कंपनी ये बोलती है कि जितना बैंक आपको सेविंग पे इंटरेस्ट दे रही है, एफडी पर इंटरेस्ट दे रही है, उतना तो हम आपको पे करेंगे ही। दैट इज कॉल्ड रिस्कलेस कॉस्ट, मतलब 6% तो हम आपको पे करेंगे ही, प्लस हमारी बिजनेस का रिस्क जो है, रिस्क के अकॉर्डिंग हम आपको एक्स्ट्रा रिटर्न प्रोवाइड करेंगे। अगर हमारे बिजनेस में रिस्क ज़्यादा है तो मान लीजिए 2% हम आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड करेंगे, मतलब 6% तो आपका रिस्कलेस कॉस्ट आपको मिलेगा ही, प्लस मान लीजिए बिजनेस रिस्क प्रीमियम यहाँ पे 2% है कंपनी का, मतलब कंपनी में जो बिजनेस रिस्क हैं उसको कॉम्पनसेट करने के लिए बिजनेस कंपनी जो है अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न दे रही है 2%। तो अब कितना कॉस्ट हो गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी होगी, 6% तो मिल ही रहा था रिस्कलेस में, प्लस 2% बिजनेस रिस्क प्रीमियम कंपनी एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रही है, तो हो गया 8%, प्लस फाइनेंशियल रिस्क प्रीमियम। फाइनेंशियल रिस्क प्रीमियम का मतलब ये होता है कंपनी के ऊपर कितना लोन है, कंपनी ने कितना डेट रेज करके रखा है जगह जगह से, तो कंपनी कितनी लीवरेज है, कंपनी के ऊपर कितना डेट का लोड है, बर्डन है, उस बेसिस पे डिसाइड होता है कि कंपनी और कितना एक्स्ट्रा पे करेगी। अगर कंपनी की लायबिलिटीज ज़्यादा है, कंपनी के ऊपर डेट ज़्यादा है, उस केस में कंपनी को उसको भी कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, उसको हम प्रीमियम बोल रहे हैं यहाँ पर, उस रिस्क का प्रीमियम इन्वेस्टर को पे करना पड़ेगा। तो मान लीजिए 2% फाइनेंशियल रिस्क प्रीमियम है, तो इस प्रकार से आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बनेगी वो बन जाएगी यहाँ पर 10%, 6% रिस्कलेस कॉस्ट प्लस 2% बिजनेस रिस्क प्रीमियम जो आप एक्स्ट्रा देंगे फॉर कॉम्पनसेटिंग द रिस्क, एंड 2% इज फाइनेंशियल रिस्क प्रीमियम, वो भी आप अपने रिस्क को कॉम्पनसेट करने के लिए यहाँ पे दे रहे हैं ताकि इन्वेस्टर्स आपके बिजनेस में पैसा लगाए। नहीं तो अगर 6% अगर आप दोगे और 6% ही बैंक दे रही है तो इन्वेस्टर आपके पास क्यों आएगा इन्वेस्टमेंट करने, क्योंकि आपकी कंपनी में तो 6% पे उसको रिस्क ही लगेगा, और उसी जगह अगर बैंक जो 6% दे रही है वो रिस्कलेस है, वहाँ पे तो बिल्कुल सेफ है वो तो बैंक में इन्वेस्टमेंट करेगा। इसीलिए यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा रिस्क प्रीमियम प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी इन्वेस्टर आपके कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगा। नेक्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहाँ पे हम कंप्यूट कैसे करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। There are two methods. First is measurement of specific cost and second is measurement of overall cost of capital. Measurement of specific cost means जब आप there are various sources from where you can source the finance for the company, तो अगर हम अलग अलग sources of finance की cost निकाल रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे measurement of specific cost. For example, अगर आप इक्विटी की कॉस्ट निकाल रहे हैं, अगर आपने इक्विटी से पैसा लिया है तो उस पर आपको क्या पे करना है, डिविडेंड। डिविडेंड यहाँ पर आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। सेकंड इज कॉस्ट ऑफ डेट, अगर आपने डेट से पैसा लिया है तो डेट के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना है, यहाँ पे इंटरेस्ट आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर के ऊपर आपको डिविडेंड पे करना है, यहाँ पे डिविडेंड आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। एंड कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, अब रिटेन अर्निंग तो इंटरनल फाइनेंस होता है, कंपनी का अपना इंटरनल होता है, वो तो किसी को उसको पे नहीं करना, लेकिन रिटेन अर्निंग भी इक्विटी का ही पार्ट है, इसीलिए उसको भी हम इक्विटी के इक्विवेलेंट ही कैलकुलेट करते हैं। जैसी कॉस्ट इक्विटी की आएगी वैसी कॉस्ट रिटेन अर्निंग की भी आएगी। सेकंड पार्ट ऑफ दिस कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मेजरमेंट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मेजरमेंट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन्स यहाँ पे अभी हमने बात करी कि अगर हमको स्पेसिफिकली किसी सोर्स की कॉस्ट निकालनी है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, इक्विटी के अलग, डेट के अलग, प्रेफरेंस शेयर के अलग। बट अगर आपसे पूछा जाए कि ओवरऑल कॉस्ट क्या है आपकी, ओवरऑल कॉस्ट मतलब क्या, एक एवरेज, सभी कॉस्ट को आप एवरेज कर लीजिए, सबका वेटेज लेकर, उसको आप क्या बोलेंगे, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसको हम कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं या फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं। ये इसका फॉर्मूला है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, के ओ इज इक्वल टू के डी मल्टीप्लाई बाय वेटेज ऑफ डेट प्लस के पी मल्टीप्लाई बाय वेटेज ऑफ प्रेफरेंस शेयर प्लस के ई मल्टीप्लाई बाय वेटेज ऑफ इक्विटी प्लस के आर मल्टीप्लाई बाय वेटेज ऑफ रिटेन अर्निंग। Through this formula you can calculate the overall cost of capital of the firm. Thank you and thank you.